ना तुमने आज? ये क्लास के बाद सुना दूंगी। चलो। गर्व, यस सर। गर्व तू भी एक बार ये पेपर शो कर दियो और रिकॉर्डिंग कर दियो। सर एक बार परमिशन दे दो स्क्रीन शेयर की, और आप बंद कर दो स्क्रीन शेयर। हाँ, एक मिनट बस। अगर शेयर तो हो गया, लेकिन अब उसका साइज एक्सपैंड करके देगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटा बहुत है अभी। या फिर हॉरिजॉन्टल में ले लूं उसको क्या? तो सर हॉरिजॉन्टल में ले लो, मतलब मैंने तो अपनी स्क्रीन पे काफी बड़ा एक्सपैंड कर रखा है। अच्छा, एक मिनट बस। ये देखो, सही है। ये क्वेश्चन लेकिन अभी विजिबल नहीं है, ऊपर क्वेश्चन नीचे से लाना पड़ेगा क्वेश्चन ऊपर। हाँ, क्वेश्चन आप सही है ना? देखो, पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट, ये 2023 का पेपर 2 है, आईआईटी का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 भी मैं कर दूंगा एक बार दोबारा, क्योंकि मैं कुछ पार्ट उसका डिस्कस कर चुका हूँ। ये पेपर जितना डिस्कस होता है सुनेंगे जल्दी से। करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2 मॉलिक्यूल। ये तो देखो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। F2 मॉलिक्यूल है, तो जो ऊपर वाला डायग्राम है 1221 वाला होना चाहिए। 1221, वो 1221 ही दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें F2 मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 दिखा रखे हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हर एक मॉलिक्यूल का करना है टिल 20 एटलीस्ट, वो तो तुम्हें करना ही करना है, वो जरूर आना चाहिए। समझिए कि नहीं है? तो इसमें आंसर जो है, डायग्राम तुम देख लोगे, आंसर का सी आ जाएगा। सी वाला जो है ना, सी ऑप्शन, जरा थोड़ा ऊपर कर, ये आ गया सी ऑप्शन जो है ना, ये करेक्ट है। ये वाला आंसर, ये दे रखा है ना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पूरे इसमें, क्योंकि 2s वाला पार्ट इन्होंने दिखा नहीं रखा नीचे। ये 2s वाला पार्ट जो है ना, ये यहाँ पे दिखा नहीं रखा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कर देगा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बताने का नहीं है। और रब कर दियो, साथ साथ रब करता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से था। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री मैंने 12th वाले बच्चों को टेस्ट बोला हुआ है, इस अब जो कमिंग वेडनेसडे होगा, है ना। 6 चैप्टर का टेस्ट है, स्टार्टिंग है, जिसमें सरफेस आएगा। एक बार को तुम खुद से करोगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स ये तुम लोगों ने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बिल्कुल सही बात है ये। मोल्टन मेटल या उनकी सल्फाइड्स, उनको हम मिक्स करते हैं अगर डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट के साथ, तो डायरेक्टली नहीं बनते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, फॉर इमल्शन, इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड, जैसे ऑयल इन वाटर, जैसे मिल्क एक इमल्शन है। फॉर इमल्शन बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड, ये भी करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर थर्ड ऑप्शन जो है, मिसल्स एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर, ये गलत है। मिसल्स आर फॉर्म्ड ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हिच इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड ओनली अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइन पूछनी है इसके अंदर। फिर टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। टिंडल इफेक्ट में लाइट स्कैटर करती है जैसे ही कोलाइडल सोल से पास करती है। इससे क्या होगा, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन विद ए डिस्पर्स्ड फेस हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ये भी गलत है। तो आंसर ए आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। अब ये ऑर्गेनिक की डायरेक्ट रिएक्शन है, और ये जैसे गर्भ सिंगल है या हेमांग है या क्रिश है, जिन्होंने रिएक्शन पढ़ी हुई है, उनको डायरेक्ट समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। गर्भ ऊपर से दिखा थोड़ा सा। हाँ, ये आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट्स। पी क्यू आर एस मेजर प्रोडक्ट्स हैं पहले। हाँ, इस बार क्वेश्चन जो आए थे ना, पहले तुम्हें पी क्यू आर एस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछे हुए इन्हीं के बारे में। तो पहले एम जी ड्राई से डालेंगे। अगर हाँ, ऐसे ही रहने दे बस। देखो एम जी ड्राई से डाला, तो एम जी ड्राई से क्या करता है, सीएल की जगह एम जी सी एल ले आएगा। ये सब पड़ी हुई रिएक्शन, बहुत कॉमन रिएक्शन है। सीएल की जगह क्या रहेगा, एम जी सी एल, इस तरीके से आ जाएगा MgCl। और MgCl लाने के बाद H2O डालेंगे। तो H2O का H प्लस एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास, तो ग्रीन हाइड्रोजन काम करेगा बेस का, इसका एक्टिव हाइड्रोजन ले जाएगा।
इसका एक्टिव हाइड्रोजन ले जाएगा और आंसर आ जाएगा ये है हमारा पी। क्लियर, दिस इज पी। उसके बाद डाला सी वाले में, फिर डाला इसमें एमजी डाइसर, एमजी डाइसर डाला तो सीएल का एमजीसीएल बन जाएगा, CO2 डालेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और COOH आ जाएगा, COOH आ जाएगा H3O प्लस तक, COOH आएगा और NO डालेंगे तो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, तो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा इस तरीके से, COOH डाला है तो एसिड का सॉल्ट बनेगा और ये ऑप्शन आ जाएगा C+2ONA, ये आ जाएगा। और उसके बाद है फिर एमजी ड्राइसर डाला तो MgCl बन जाएगा पहले स्टेप में। एमजी ड्राइसर देखो ग्रीन हाइड्रोजन टॉपिक से ये क्वेश्चन, और ग्रीन हाइड्रोजन लास्ट ईयर अगर तुम देखोगे तो मैंने 6 से 8 घंटे सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही पढ़ाया था, तो ये बहुत सिंपल और बहुत कॉमन रिएक्शन है जो पूछी हुई है इसके अंदर। तो एमजी ड्राइसर डाला तो Cl की जगह MgCl आ जाएगा, Cl की जगह MgCl आ जाएगा, फिर CH3CHO डाला तो अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी CH3CHO के साथ H2O के साथ, ये चीज आ जाएगी CHOH CH3। और उसके बाद डाला है CRO3 जोन्स रिएजेंट, CRO3 डाला है जो प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बना देता है, CRO3 जो प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बना देता है और सेकेंडरी अल्कोहल का बना देता है क्या, कीटोन। तो ये कीटोन मिल जाएगा इस तरीके से, ये कीटोन और ये एमी। गर्व सोच पा रहा है कि नहीं ये सर अभी तक तो आता था सारा। बहुत अच्छे। फिर इथेनॉलिक NaCN डाला है, इथेनॉलिक NaCN। देखो अब तुम जो 11th वाले बच्चे हैं तुम ये चीज देखो कि अभी मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जस्ट, और 12th वाले कुछ बच्चों को आती है क्योंकि लास्ट ईयर उन लोगों ने कर रखी है, सही ना, तो इसलिए ऑर्गेनिक जो है वो जरूर करनी है बहुत ढंग से। इस साल कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर ऐसे ही तुम लोग भी आंसर कर पाओगे, नेक्स्ट ईयर जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा एडवांस का या कोई और पेपर भी। इथेनॉलिक NaCN डाला तो Cl का CN बन जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी Cl का CN बन जाएगा। और उसके बाद हमने डाला H2Ni डाला तो CH2NH2 बन जाएगा, तो CH2NH2 बन जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा CH2NH2 बनेगा। और उसके बाद CH2NH2 के बाद नेम रिएक्शन कौन सी है, CHCl3 और KOH, CH2NC बन जाएगा। ये कौन सी नेम रिएक्शन है घर बता, CHCl3 डाला जाएगा, CH2NH2 से सर CH3। कार्बेलमिन। और अच्छे कार्बोलामिन रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन इसलिए कह रहा हूँ याद करने को तुम्हें, नेम रिएक्शन बहुत सारी आ रही है इस तरीके से। फिर LiALH को डाला तो फिर यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, NC का NHCH3 बन जाएगा, NC का NHCH3 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ CH2NHCH3 ये बन जाएगा। अब तुम्हें चार जो प्रोडक्ट्स हैं ये P, एक मिनट अगर ये Q जो सर्कल कर रहा हूं मैं, ये R और ये S। अब इनके बारे में देखो क्वेश्चन क्या बोले, PQRS बता दिया। अब करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PQR and S देखो जरा। फर्स्ट, P इज ए प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन। क्या P अल्कोहल है? बिल्कुल नहीं, 4 कार्बन तो है इसके पास, बट इट इज नॉट अल्कोहल, दिस इज आइसोब्यूटेन, ये एल्केन है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, Q अंडरगोस कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये नेम रिएक्शन पूछ ली ना, Q अंडरगोस कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव एन 8 कार्बन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है ये। इसमें देखो कोल बेस रिएक्शन के अंदर COO नेगेटिव पार्ट हट जाता है, ये वाला पार्ट हट जाता है, ध्यान देंगे एक बार। एक मिनट, ये वाला पार्ट हट जाता है, इतना पार्ट, ये पार्ट हट जाएगा और बाकी पार्ट का डबल हो जाएगा, बाकी पार्ट का डबल हो जाएगा, यानी ये था, चेक करो टोटल कार्बन कितने हैं, 8 आ रहे हैं इसमें, 3 कार्बन ये रहे, 4 5 6 7 और ये 8, 8 कार्बन आ गए इसके अंदर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है और ये दिख भी रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यही आंसर आएगा इसका, सही ना। नेक्स्ट अब आ गया इसके अंदर, R has 6 carbons and it undergoes Cannizzaro reaction। देखो फिर नेम रिएक्शन आ गई यहाँ पे, it undergoes Cannizzaro reaction, सारी नेम रिएक्शन पूछी हुई है रिएक्शन के अंदर। Cannizzaro reaction कौन सा है, R के अंदर Cannizzaro reaction कौन शो करता है, गर्भ कौन शो करेगा Cannizzaro reaction, तो जिस पे अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो, नहीं हो, Cannizzaro reaction पूछा है, एल्डिहाइड। सर अल्फा हाइड्रोजन ना होना तो एल्डोल में नहीं रहता। उल्टा बोल रहा तू, उल्टा होता है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, Cannizzaro में नहीं होने चाहिए, HCHO शो करता है ना, HCHO CH3OH और HCONA मिलता है, यार आगे कि नहीं, यस सर यस। तो इसलिए ये शो नहीं करेगा, गलत है ये। तो एस इज ए प्राइमरी अमीन विद 6 कार्बन, एस इज क्या प्राइमरी अमीन है, नहीं, बिल्कुल ये सेकेंडरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है, ये नेम रिएक्शन से रिलेटेड आ गया, ओ सॉरी IUPAC नेमिंग से रिलेटेड, सही ना, तो उसका आंसर इसलिए क्यू, तो ये बी आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, कोई ऑर्गेनिक के सिर्फ रिएक्शन है, रिएक्शन सिर्फ, इसलिए बोल रहा हूँ जो मैंने बोला ना नेम रिएक्शन वाला पार्ट वो जरूर करो पहले, उसका डिस्टिंक्शन, फिर कन्वर्जन, कन्वर्जन करते ही ना ये तुम ऑलरेडी निकालोगे, जो मैं इतने सारे आंसर बता रहा हूँ तुम्हें कि पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, वो डायरेक्ट करोगे फिर तुम डायरेक्ट करोगे उसके अंदर, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ है,
हाँ फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमने अभी पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन है, ए डाइसैकेराइड एक्स कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर लिखा है इसमें, डाइसैकेराइड जो है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यानी वो नॉन रिड्यूसिंग है डाइसैकेराइड। द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स लीड्स टू ए लीवर रोटेटरी सॉल्यूशन। तुम्हें याद होगा लीवर रोटेटरी सॉल्यूशन किसमें बनती है हाइड्रोलिसिस करने पर? बताओ किस चीज के बारे में पूछ रहा है? सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज में क्या था, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, यानी एक 6 की रिंग और एक 5 की रिंग तुम्हें देखना है। तो 6 की रिंग ये ऑप्शन तो हट ही गया, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में भी दोनों 6 की रिंग दिख रही है, तो डी ऑप्शन भी हट गया। सी और डी ऑप्शन तो हट गए, सी भी हट गया और डी भी हट गया, सही ना, सी और डी ऑप्शन हट गए क्योंकि दोनों में 6 रिंग दे रखी है। अब बचा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ए और ऑप्शन और बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में अल्फा ग्लूकोज होना चाहिए, तुम्हें दिख रहा है, इसका OH नीचे रहा होगा, H ऊपर है OH नीचे, तो इसलिए ये भी होगा। और इसमें फ्लिपिंग कर रखी है, इसकी फ्लिपिंग कर रखी है, सही ना, ये बीटा वाला होना चाहिए। फ्लिपिंग करेंगे तो जो OH ऊपर था होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे आया हुआ है यहाँ पे OH नीचे, तभी वाटर बाहर निकला, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द complexes which can exhibit the type of isomer shown by this compound। अब ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, बहुत ये भी इजी है, कोई डिटेल नहीं पूछी। इस कंपाउंड के अंदर एक ही आइसोमरिज्म है और वो है ज्योमेट्रिकल। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, तो तुम्हें ऐसे कंपाउंड ढूंढना है जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो। जैसे ए ऑप्शन देखोगे PTEN, तो इसके अंदर तो नहीं हो सकती क्योंकि EN के अंदर दोनों N आते हैं एक साथ। N ये ना इथाइलिन डाइमीन, ये N आ जाता है यहाँ पे भी, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया 2 SCN का मतलब सेम आ रहा है, सेम में तो कभी भी नहीं होती ना, तो ये गलत है बिल्कुल। ZnNH3 होल ट्वाइस, ये इसमें हाइब्रिडेशन ही sp3 है, sp3 वाले कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते। PTNH3 होल ट्वाइस Cl4 ये शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस तरीके से। अभी ये समझ नहीं आएगा, जिससे पढ़ा हुआ चैप्टर वही समझ पाएगा। ये ट्रांस दिखा दिया मैंने NH3 और ऐसे एक बार NH3 को सिस साइड, यानी एक बार ये दिखा देंगे, NH3 यहाँ पे, NH3 यहाँ, तो सिस बन जाएगा, तो ये शो करेगा। डी ऑप्शन CrEn होल ट्वाइस H2SO4, इसके अंदर ऑप्टिकल भी होती है और ज्योमेट्रिकल भी होती है। हमें ज्योमेट्रिकल देखनी है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल हो रही है इसके अंदर, तो ये भी आंसर है, सही ना। ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्सेस दे कैन शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, तो ये अभी समझ नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। सिक्स्थ क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन आया सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, तो इसमें देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो इसमें शायद हो सकता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो। एटम्स ऑफ मेटल X, Y एंड Z फॉर्म एटम्स ऑफ मेटल X, Y एंड Z। X, Y, Z तीन हैं। X बना रहा है FCC, X है, एक Y है और एक Z है। थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखो X है, Y है और Z, X, Y, Z। X बना रहा है FCC, Y बना रहा है FCC है और यूनिट एज लेंथ है LX इसकी, ये LX है। Y बना रहा है BCC, इसकी एज लेंथ है LY, और Z बना रहा है, ये है हमारा सिंपल क्यूबिलेटस। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अब इसमें RX दे रखा है तुम्हें √3/2y, RX दे रखा है √3/2y, RY दे रखा है 8 RX दे रखा है पहले, फिर RY दे रखा है, नहीं RX नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पे एक बार चेक करना क्या दे रखा है, RZ है, हाँ RZ दे रखा है √3/2y, Y दे रखा है X की फॉर्म में, और ये दोनों दे रखे हैं, और MZ दे रखा है 3/2MY और MZ दे रखा है 3MX, ये दे रखा है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। पहला, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ X, पैकिंग इज ग्रेटर देन Y, ये होता है, इसमें तो कोई सबको पता ही है। FCC की पैकिंग एफिशिएंसी आती है 74%, BCC की आती है 68% और SCC की आती है 52% के आसपास, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, LY इज ग्रेटर देन LZ। LY देखो, अब LX जो है हमें पता है, LX जो होता है वो होता है 2, याद है ना तुम्हें, एजलन दे रखी है अगर A, तो FCC में A क्या होता है 2√2R, 2√2RX, ये 2√2RX आएगा। और LY जो आएगा 4R/√3, 4RY/√3, ये सबको पता है। और LZ A क्या होता है इसमें 2R, यानी ये आएगा 2RZ, ये 2RZ है। अब रिलेशन देखिए, मेरे को क्योंकि उनको कंपेयर करना है, Y और Y XZ को कंपेयर करना है, तो मैं X की फॉर्म में लिख रहा हूँ सबको।
एल वाई एक्स की फॉर्म में क्या होगा, आर वाई कितना है, आर वाई कितना चेक करो एक बार, ये लेके आओ सबको आर एक्स की फॉर्म में, इन सबको आर एक्स की फॉर्म में, आर वाई को आर एक्स की फॉर्म में लेके आओ, आर निकाल लिया। देखो 4 आर वाई है, आर वाई आर एक्स की टर्म में क्या आया है, जल्दी देखो वैल्यू पुट करके ऊपर से जो वैल्यू दे रखी है, आर वाई कितना है 8/√3 आर एक्स, तो ये कितना आ गया 4 आर वाई बाय 4 इंटू 8√3 इंटू 3 हो जाएगा आर एक्स, ये आ गया कि नहीं। और एल जेड को भी, एल जेड 2 आर जेड है, आर जेड आर एक्स की फॉर्म में कितना है 4 RX आएगा। 4 आर एक्स, निकाल लोगे ना इसे, ये 4 आर एक्स आएगा, √3/2 पहले आर वाई पुट करना, आर वाई को 8/√3 आर एक्स पुट कर देना, 4 आर एक्स। तो अब देखो क्या बड़ा आ रहा है इससे, एल वाई सर वहाँ ग्रेटर पे देन, 8 आएगा ना, 8 RX मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी ये किसी बात किसी की कर रहा है, होगा। LZ एल जेड की, LZ एल जेड 8 आर एक्स आएगा, एक बार चेक कर लेना, एल जेड पहले आर वाई, पहले आर जेड को, पहले आर जेड को आर वाई की फॉर्म में पुट कर लेना है यहाँ से, उसके बाद आर वाई को आर एक्स की फॉर्म में पुट कर लेना, तो इससे आ जाएगा एल जेड इक्वल टू 8 आर एक्स, ये निकाल लिया सबने। अब देखो सबसे बड़ा तो क्या है, ये यहाँ पे यही होगा है ना, ये 8 से ज्यादा है थोड़ा सा, ये 8 से थोड़ा ज्यादा है, एल वाई ग्रेटर देन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल वाई ग्रेटर देन एल जेड ग्रेटर देन, ये रूट में ना, हाँ ग्रेटर देन एल एक्स है कि नहीं ये, यस तो सर। एल वाई ग्रेटर देन एल जेड सही आ गया, ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है। लास्ट है डेंसिटी वाला ऑप्शन, लास्ट है डेंसिटी वाला ऑप्शन, है ना, डेंसिटी वाला ऑप्शन करना है। एक बार घर थोड़ा सा ऊपर कर, इसमें इसमें मेरे को एक्स और वाई की डेंसिटी हल्का सा ऊपर करते, बस क्वेश्चन दिखे थोड़ा सा और ये वाला पार्ट रब कर दे, तो ये तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना इस पार्ट की, इस पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रब कर दे इसको। हाँ, अब इसमें डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी एक्स की वाई से ग्रेटर है, ये निकालना है डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होगी, जेड एफसीसी के अंदर, जेड जो है एफसीसी के अंदर क्या होगा, जेड एफसीसी में क्या होगा 4 इंटू एम एक्स, 4 इंटू एम एक्स बाई एन, एन ए को तो तुम हटा ही दो, एन चलो लिख देता हूँ मैं, वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, एन नॉट इंटू ए क्यूब, ए क्यू एल एक्स कितना था इसका, एल एक्स 2√2 आर एक्स था ना, यस सर। 2√2 आर एक्स का होल क्यूब, ये आएगा, ये डेंसिटी एक्स की हो गई, और वाई की डेंसिटी होगी 2, क्योंकि वो बीसीसी था, तो 2 इंटू एम वाई होगा, 2 इंटू एम वाई होगा बाई एन नॉट, और ये था कितना 8 r/√3, सर 30 4 r/√3 ना, 4 r/√3 यही था कि नहीं। सर RX की फॉर्म में वो था ना 32/3। हाँ आर एक्स की फॉर्म में, हाँ वो पुट कर देंगे, तो बस तुम दोनों को डिवाइड डिवाइड कर दो, उसे पता है डेंसिटी पता है, इसकी पता है, एम वाई एम एक्स की टर्म्स में क्या है, एम वाई कितना है एम एक्स की टर्म्स में दे रखा है क्या, या एम जेड दे रखा है 3mx, और एम जेड दे रखा है, दोनों को जेड की टर्म्स में पुट कर दो बेशक, जैसे सर एम M वाई जो है, अब इससे कंपेयर करना, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा इससे। देखो मैंने एम एक्स को लिख दिया, ध्यान दे, एम एक्स को एम जेड की टर्म्स में, एम एक्स है एम जेड बाई 3, मैं रब करके लिख रहा हूँ उसको, एम एक्स लिख दिया एम जेड बाई 3, एम जेड बाई 3, और एम वाई को भी लिख दो, एम वाई को लिख दिया 2 एम जेड बाई 3 इंटू 2 एम जेड बाई 3,
बाय 3, ये आ गया। और RX अब दोनों को डिवाइड करके देख लो किस टेंस आ रहा है, ये रो X है और ये रो Y है, रो Y कर लोगे कि नहीं ये? यस सर। दोनों को डिवाइड करना, डेंसिटी ऑफ X इज ग्रेटर देन Y, ये करेक्ट आएगा, B करेक्ट आएगा और A करेक्ट आएगा। कर लोगे ना क्वेश्चन ये? हो यस जाएगा सर। क्वेश्चन? आपको घर ऊपर कर देगा जल्दी। 7th क्वेश्चन, चलो अभी देखो जरा, अब ये देखो फिर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। तुम्हें दिख रहा है ना पिछले पेपर में ऑर्गेनिक कितनी थी और इसमें भी ऑर्गेनिक कितनी आई हुई है, और है बहुत इजी क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन कन्वर्जन से रिलेटेड है, कंसेप्ट नहीं आए हैं इस बार, क्वेश्चन कन्वर्जन से रिलेटेड आए हैं। जैसे KMnO4 KO डाला और SCO प्लस डाला। KMnO4 KO जो है टर्शरी वाले ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करता क्योंकि इसमें कोई अल्फा नहीं है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इथाइल वाले को, और आंसर आ जाएगा इसमें ये T जो है ये आ गया सीधा, यहाँ पे ऊपर सेम रहेगा, नीचे जो है COOH बन जाएगा। Kewiner reaction any alkyl group having alpha agent will be oxidized by KMnO4 KOH, H3O प्लस इसको एसिड बना देगा, इसको एसिड बना देगा, नहीं तो सॉल्ट मिलता। अब NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे, H2O डालेंगे तो ये भी बन जाएगा, जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बन गया COONA, यहाँ से क्लीवेज, ये भी बन गया COONA, दोनों जगह CONA आ गया। H3O प्लस डालेंगे तो ये आ जाएगा सीधा आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड COOH COOH, दोनों COOH आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, H3O प्लस डालेंगे, H3O प्लस डालने से क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज COOH बन जाएगा ये H3O प्लस से, और ये भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है CN का, ये भी ऑक्सीडाइज होके COOH बन जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ये बन गया, और नीचे COOH आ गया, ये भी COOH आ गया। और उसके बाद क्या किया, हीट किया हुआ है, हीट करते हैं, ये बीटा कीटो एसिड है, कुछ याद आया क्या? ये बीटा कीटो एसिड तो क्या करेगा? सर वो CH3 बन जाएगा। हाँ ये हट जाएगा सिर्फ, COH डी कार्बोक्सिलेशन गर्म करते ही CO2 गैस उड़ जाएगी इसके अंदर से, CO2 गैस उड़ जाएगी और CH3 बन जाएगा ये। हिमांग, यस सर। हिमांग समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ अरबी वाले पार्ट? हाँ ये सर आ रहा है। और क्रिश तेरे को? सर हाँ अब देखो H2CrO4 है, H2CrO4 ये क्या है, जोन्स रेजिमेंट वाला पार्ट, और ये कीटोन को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। पॉपऑफ रूल अगर तुमने ध्यान हो तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा पॉपऑफ रूल के थ्रू, दोनों COH COH बना देंगे। तो यानी इसका आंसर बी, यानी Q और R दोनों सेम है। ये भी देखो आइसोथैलिक एसिड है, ये भी आइसोथैलिक एसिड है। लास्ट वाला पार्ट Mg ट्राइथर डाला, Mg ट्राइथर से क्या बन जाएगा MgBr, ये MgBr बन गया। हेलोजन का क्या बन जाता है MgBr। ग्रीन हाइड्रोजन की देखो कितनी रिएक्शन आई हुई है, फिर CO2 देन H3O प्लस, ये भी रिएक्शन रिपीट हुई है दोबारा, पीछे भी दे रखी है सेम, तो ये बन जाएगा COH, ये COH बन जाएगा इससे। और उसके बाद एमोनिकल ये डाला टॉलरेंस रेजेंट, ये डाला टॉलरेंस रेजेंट, और नहीं एक चीज और होगी ना, हाँ H3O प्लस जला हुआ ना, H3O प्लस जला तो क्या होगा इससे, यहाँ से भी क्लीवेज हो जाएगा, ध्यान देना इधर, यहाँ से भी क्लीवेज, और ये H यहाँ पे OH आ जाएगा, ये भी यहाँ क्लीवेज, यहाँ H या ग्लाइकोल बाहर निकल जाएगा और OH आएगा, और उसके बाद एक कार्बन पे 2 OH है तो CHO बन जाएगा। और एमोनिकल AgNO3 ये क्या करेगा, टॉलरेंस रेजेंट क्या करेगा, उस CHO को COH बना देगा। तो इसमें आंसर आएगा टेरिफथैलिक एसिड। क्या समझ आया ये? टेरिफथैलिक एसिड, ये विधि क्लास में है क्या, विधि? Yes, sir. विधि समझ आ रहा है तुम्हें, ये रिएक्शन? Yes, sir. हाँ तो ये टेरिफथैलिक एसिड बन जाएगा, ये क्या बन गया, टेरिफथैलिक एसिड। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। बी और सी जो है आइसोथैलिक एसिड है, डी जो है टेरिफथैलिक एसिड है, और ऊपर दोनों एसिड नहीं बने हैं। अब देखो ऑप्शन, फिर देखो ऑप्शन पूछी है, सिमिलर क्वेश्चन है लगभग, सिमिलर क्वेश्चन है। पी एंड क्यू आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स डेक्रोन एंड ग्लिप्टल। डेक्रोन के लिए टेरिफथैलिक एसिड चाहिए होता है और ग्लिप्टल के लिए चाहिए होता है थैलिक एसिड। तो ये दोनों तो बने ही नहीं है इसमें, पी और क्यू में, पी और क्यू में, पी में तो आया ही नहीं टेरिफथैलिक एसिड या क्या कहते हैं ग्लाइकोल, और इसमें भी क्या नहीं आया, इसमें भी क्या कहते हैं आना चाहिए हमारे पास आइसोथैलिक एसिड। ये क्या है, आइसोथैलिक एसिड आना चाहिए, थैलिक में आना चाहिए, ग्लेप्टर के लिए थैलिक एसिड आना चाहिए, लेकिन है क्या ये आइसोथैलिक एसिड, तो इसलिए ये भी गलत होगी, ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल।
पी क्यू एंड आर आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, गलत है। पी तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, गलत हो गया। फिर कंपाउंड क्यू एंड आर आर द सेम, ये है ना दोनों आइसोथेलिक एसिड है, ये वाला कंपाउंड ये कंपाउंड दोनों सेम है, तो ये सही है आंसर सी। फिर आर डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, देखो पीछे क्वेश्चन में भी यही पूछा है, इसमें भी यही पूछा है, आर डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन तो कोई करेगा नहीं क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है ना, आर तो नहीं करेगा। और फिर एस डज नॉट अंडरगो कैनिजारो, कैनिजारो ये भी नहीं, आर डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन और एस डज नॉट अंडरगो कैनिजारो, ये सही है गलत है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड चाहिए हमें, एल्डोल के लिए एल्डिहाइड चाहिए या कीटोन चाहिए, अल्फा आर्जिन होना चाहिए। कैनिजारो के लिए एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा आर्जिन एटम ना हो, तो इसलिए ये आंसर भी करेक्ट है, सी और डी आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, सी और डी आंसर करेक्ट आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। गर्व, गर्व, कृष, हिमांग, यस सर। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? इजी है Yes, कि नहीं? sir. बिल्कुल हाँ सर, आसान है। गर्व रख कर देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसलिए 11th वाले बच्चे जो भी अटेंड कर रहे हैं बस ये ध्यान रखें कि जरूर करना है ऑर्गेनिक को। इस साल फरवरी 10-15 तक चलेगी, अभी एक ही क्लास हुई है ऑर्गेनिक की, कर लोगे ना तुम्हें ऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगी नेक्स्ट ईयर। और जैसे इन बच्चों ने किया ऐसे ही करना तुम लोगों को भी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अब। हाँ अब ये देखो, अब ये तुम्हें मैं हर बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, चित्राक्ष है क्लास में? चित्राक्ष, यस सर। चित्राक्ष बैलेंसिंग का मैं शुरू से बोल रहा था ना, बैलेंसिंग जरूर करना है। और 12th वाले बच्चों को भी बैलेंसिंग का होमवर्क मैंने दे रखा है अभी भी, और बैलेंसिंग के ऊपर देखो क्वेश्चन आया हुआ पूरा, डायरेक्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग के ऊपर, क्वेश्चन देखते हो जाना चाहिए। H2S दे रखा है, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, H2S है ये, और KMnO4 के साथ रिएक्शन हुई MnO4 नेगेटिव के साथ, और क्या बनेगा इससे? आंसर देंगे जल्दी से, जो बोलेगा आंसर तो पढ़ रहा है रिएक्शंस, क्या बनेगा इससे? एस, एस और Mn2+। हाँ, बिल्कुल सही है जिया। और यस, अब इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5, 2 से यहाँ पे 5, 5 से, बस। अब उसके बाद क्या करते थे हम? चार्ज देखते थे, बैलेंसिंग सिखाइए ना, 1 स्टेप बैलेंसिंग। एक मिनट, क्या लिखा था मैंने? गर्व बोल, क्या लिखा है? 5H2S प्लस 2MnO4 नेगेटिव। सर मैं एक ये बार शायद 2 इसको अनडू कर सकता हूँ। एक मिनट, आ गया, रुक गया, प्लस 5S, ये आ गया ना। अब चार्ज देख लो इधर, चार्ज इधर है 2 नेगेटिव का, इधर है 4 पॉजिटिव का, इधर एक साइड ले जाओगे चार्ज तो 6 नेगेटिव हो जाएगा, 6 नेगेटिव तो क्या आएगा? 6 नेगेटिव तो 6H पॉजिटिव आ जाएगा, 6H पॉजिटिव आ गया। अब 6H ये रहे, 10H ये रहे, 16H है, और 8 हुए हैं तो 8H2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो, हो गया क्वेश्चन। H2S 5 मोल्स, बिल्कुल सही है, 5 मोल ही आ रहे हैं। Reacts completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of moles of water produces X. X कितना प्रोड्यूस हुआ? 8, X की वैल्यू 8 आ गई। नंबर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन इज Y, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए रिएक्शन के अंदर? उन दोनों को ऐड करके लिखना है, बस क्वेश्चन खत्म। 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 5, यहाँ से यहाँ कितने आए थे? 2, तो एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 2 से, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। ऐड करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही देखते हैं, तो 10 प्लस 5, 10 प्लस 8, 18 आंसर आ गया। क्या समझ आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। चित्राक्ष को समझ आया क्या 11th वाले बच्चों को, जिन्होंने मेरे Yes, sir, लेक्चर आ किए गया। हुए हैं बेसिक वाले? हाँ, बहुत अच्छे चित्राक्ष। 9th क्वेश्चन देखो, वेस्पर थ्योरी करा रहा हूँ तुम्हें कि नहीं? मैंने कहा था वेस्पर थ्योरी जरूर करनी है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्स की भी हाइब्रिडेशन पूछी हुई है, एक ये क्वेश्चन और एक NiCO4, ये नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो है उसको कर लो। इसमें बोला sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम, इसीलिए मैं तुमसे वेस्पर थ्योरी भी करने को कह रहा हूँ। sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम कौन से है? तो sp3 हाइब्रिडाइज कौन सा? I3 पॉजिटिव में एंगुलर और V और बेंड शेप आएगी, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आएंगे। SiO4 नेगेटिव में पूरा sp3 आएगा, SO2 Cl2 में पूरा sp3 आएगा, HCF2 में sp3d आएगा, SF4 में sp3d आएगा, ClF3 में T शेप है sp3d आएगा, NiCO4 में पूरा sp3 आएगा, XCO2F2 में एक लोन पेयर बचेगा, sp3d आएगा, PtCl4 2 नेगेटिव में ये 5d का है, 5d में बैक पेयरिंग हो जाएगी तो dsp2 आएगा, और XCF4 में 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3d2 आएगा, SO2Cl2 में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 5। आंसर 5। ये तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए उस समय करते समय, और वो तभी होगी जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसको डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स Br3O8
प्लस ये सब दे रखे हैं, और पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल। अब तुम्हें यहाँ पे ये समझ आ जाएगा कि मैं तुमसे क्यों ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ। तुम्हें समझ आएगा, हर एक होमवर्क जो दे रहा हूँ मैं बहुत सोच समझ के देता हूँ। इसके क्वेश्चन 99% चांसेस है आने के पेपर में। इसलिए Br3O8 क्या मैंने क्लास में नहीं कराया? ये Br3O8 डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर। ये चित्राक्ष ने पढ़ा होगा शायद मेरे लेक्चर से। चित्राक्ष लेक्चर लिए थे तूने, मुदित ने लेक्चर लिए थे, मुदित याद आ गया कि नहीं? है तो इसमें किसी भी एटम की स्टेट जीरो नहीं आएगी। इस पूरे पार्ट पे जीरो होगा चार्ज, क्योंकि इसी के अराउंड इधर भी सिमेट्रिकल है, इधर भी सिमेट्रिकल है। तो ये आएगा आंसर। Br3O8 हट गया। F2O में तो दोनों F -1 वाले हैं, ये भी हट गया, तो कोई जीरो नहीं है, इसमें कोई जीरो नहीं है। H2S4O6 डाइथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनस एसिड कराए थे ना ऑक्सो एसिड्स के अंदर। H2S4O6 ये स्ट्रक्चर इसका, डबल बॉन्ड OH। याद आ गया कि नहीं? ये तो इसमें ये दो सल्फर जीरो वाले, ये भी जीरो, ये भी जीरो। और ऐसे इसमें, हाँ इसमें बहुत अच्छे। किसने बोला आंसर? चित्राक्ष ने ऑक्सो एसिड तो किया नहीं अभी 11th में तू। H2S5O6 रिडॉक्स से किए थे ना स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा अच्छा सही है। H2S5O6 इसके अंदर 3 ऐसा आ जाएंगे बीच में, ये एक ऐसा और आएगा जीरो वाला। तो इसमें 2 आ गए, इसमें 3 आ गए, और C3O2 में बीच वाला कार्बन आ जाएगा एक जीरो वाला, जिसके अराउंड सिमेट्रिकल है, इस पे जीरो आएगा। कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं इसको, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। तो इस पे जीरो आएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। हटा देगा इसको। देखो, फॉर हीलियम प्लस ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। देखो 100 रेडियस, अभी बताया रेडियस का फॉर्मूला 52.9 n स्क्वायर बाय जेड। उससे निकालो जरा 52.9 n स्क्वायर बाय जेड। जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू 105.8, और हीलियम प्लस है तो जेड की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2। तो इससे दिख रहा है तुम्हें ये 2 से जा रहा है, तो आंसर आ गया n की वैल्यू 2। सही ना? तो ये सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन 26.45 है, 26.45 लेंगे इधर, और इंटू 2 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा 1। सेकंड से 1 पे ट्रांजिशन होगा। ये दिख रहा है क्लियर? देखते ही पता करना चाहिए इसको। और ये एनसीईआरटी में देखा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। तो ये तो तुम्हें शायद डायरेक्ट भी याद हो, क्योंकि तुम्हें जब 2 से 1 का पता है हीलियम प्लस के लिए 1 बाय लैम्डा रिवर्स फॉर्मूला लगाते हैं, रिवर्स फॉर्मूला लगाते हैं r z स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट देखते हैं, r की वैल्यू होती है 109677 1096777 ले लो सेंटीमीटर इनवर्स। फिर इसमें दी हुई है और रेड नहीं तो डॉट इन्होंने एनर्जी की फॉर्म में दे रखा है, तो जो वैल्यू दे रखी है ना वो एनर्जी की फॉर्म में दे रखी है, तो तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसमें आरएच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एच सी बाय लैम्डा करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तब मैं इससे देख लेता हूं एक बार। आर जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर 3/4 आ गया, ये 3/4 आ गया। फिर इसका उल्टा कर देना, लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा, सेंटीमीटर सर इनवर्स आर आएगा। आर आर वही नहीं होगा 2.2 × 10⁻18। अच्छा एनर्जी, ठीक है ठीक है। वो एनर्जी की फॉर्म में ना, मैंने जो मेरे को याद था मैंने उससे कर दिया, है ना। ये 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, इंटू 3 करेंगे, लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे। मैं लैम्डा डायरेक्ट इससे लिखता हूँ कितना आता है। ये आएगा 1.09677 कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 आ गया। तो 10 की पावर 5 ऊपर जाके 10⁻⁻5 हो जाएगा, 10⁻⁻6 कर देते हैं इसको। ये आ गया 10 अपॉन में 1.09677 1.1 माना इसको, इंटू 3.3 है तो 3.3 आ गया। 3.3 से 3 जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, तो 30 इंटू 10⁻7 यानी 30 नैनोमीटर आंसर आ गया। क्या समझ आया कैसे किया? 30 नैनोमीटर आना चाहिए आंसर, 30 के आसपास जो भी है, और 30 ही है शायद इसका आंसर 30। और अगर तुम्हें आर की वैल्यू ये वाली यूज करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा करके। अब आर की वैल्यू जो पुट करोगे, अब आर की वैल्यू पुट करोगे ये वाली 2.2 इंटू 10⁻18 जूल में, 2.2 इंटू 10⁻18 जूल में पुट करेंगे। साथ में जेड स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, यानी वही 3/4 जो लिखा था मैंने अभी, यही इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे तुम निकालो, एच सी भी पुट करना पड़ेगा इसमें। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻8। क्लियर हुई बात की नहीं है? अगर ये आर को जूल में कन्वर्ट किया हुआ है, इसलिए ऐसे हुआ। दो तरीके से बता दिया, दोनों तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड।
ये एक बार तुम्हें रिजॉइन करना पड़ेगा। 11 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अब यहाँ से थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, एक बार तुम लोग रिजॉइन कर लो जरा।